My name is Naushad Ali. Welcome to my YouTube channel Biology by Ali Sir. So हमने कल पढ़ा था क्या पोलन शेक। पोलन शेक के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं और वे पोलन ग्रेन कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिसके पास दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक को हम क्या देते हैं क्या सोमैटिक न्यूक्लियस जो ऊपर वाला होता है न्यूक्लियस, और दूसरे को हम कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। ये दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि पोलन ग्रेन के पास दो ही टाइप की क्या पाई जाती है, दो ही टाइप की लेयर पाई जाती है। एक लेयर को हम कह रहे हैं जो ऊपर की खुरदरी लेयर होती है, जो कि रफ टाइप की होती है कंटेक्ट लेयर, उसको हम कह देते हैं एक्साइन। और जो ठीक उसके अंदर है इसको हम कह देंगे इंटाइन। ये अंदर वाली जो है जो स्मूथ होती है उसको हम कह देंगे इंटाइन। एक्साइन, इंटाइन, सोमैटिक न्यूक्लियस, जेनरेटिव न्यूक्लियस। याद रखना है सोमैटिक न्यूक्लियस पोलन ग्रेन को जिंदा रखने के लिए एक तरीके से रहता है। जेनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, पोलन ट्यूब बनाता है, और पोलन ट्यूब बना करके ये फिर मेन न्यूक्लियस कहाँ पहुँचता है, हमारे स्टिग्मा से होते हुए स्टेम्स होते हैं ओवेरी तक पहुँचता है। ठीक है, ओवेरी के अंदर बीजाणु होते हैं। तो हम ये पोलन की स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सी है, इसको आपको याद रखना है। दो टाइप की इसके पास क्या होती है, एक इंटाइन दूसरी एक्साइन, और दो ही प्रकार के इसके पास क्या रहते हैं न्यूक्लियस आते हैं। एक को हम सोमैटिक न्यूक्लियस बोलते हैं, दूसरे को हम जेनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ये कहाँ से निकल करके ये जो हमारे पास क्या है, ये जो पोलन शेक है, पोलन शेक से निकल करके ये जिसको हमने क्या नाम दिया था, परागकोश। इसको हमने क्या नाम दिया था, परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। ये जो परागकण पाए गए हैं बेसिकली ये परागकण क्या करते हैं कि यहाँ से निकल करके ऐसे ये परागकण यहाँ से निकल करके इसके ऊपर आ जाते हैं ऐसे करके, और जब ये इसके ऊपर आ जाएंगे तो हम इसको इस तरीके से दिखा देंगे। और जैसे ही ये स्टिग्मा के ऊपर आ जाए, इसको सबसे जो टिप पर है इसको हमने नाम दे दिया स्टिग्मा। क्या नाम दे दिया इसको, स्टिग्मा। इसके ठीक नीचे वाले भाग को हम क्या नाम देते हैं, स्टाइल, और इस वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, ओवेरी। ओवेरी के ठीक अंदर की तरफ बीजांड, जिसको हमने क्या नाम दिया, ओव्यूल या बीजांड हिंदी में कहेंगे। अब होता क्या है, ये ऊपर की तरफ आ गया पोलन ग्रेन। क्या आ गया, पोलन ग्रेन। कहाँ से आया, पोलन सेक से। पोलन ग्रेन कहाँ से आया है, पोलन सेक से। जब ये पोलन सेक से आया है तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये यहाँ से आकर देख कई सारे पोलन ग्रेन्स आते हैं। चलो कई सारे पोलन ग्रेन्स आते हैं, जरूरी नहीं होती सिर्फ एक आया और उसने जेनरेटिव सेल पोलन ट्यूब निकाल करके और उसके साथ में क्या कर दिया, फर्टिलाइजर कर दिया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पोलन ग्रेन आते हैं और कुछ रास्ते में ही रुक जाती है इनकी पोलन ट्यूब, और कुछ की उसमें से किसी एक पोलन ग्रेन की ट्यूब जो है वो बीजांड द्वारा यानी कि माइक्रोपाइल तक पहुंचती है। इसको हम कहते हैं क्या, माइक्रोपाइल। इसको हमने नाम देते हैं माइक्रोपाइल इसको नाम दिया है, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार। ये जो बीजांड द्वार है बेसिकली यहीं से होते हुए, कहाँ से, यहीं से होते हुए पोलन ट्यूब आती है और बीजांड द्वार से एंटर करती है। कहाँ पर, ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर। तो जब इसमें हम पोलन ट्यूब बनाते हैं, मैं चलो दो दिखा देते हैं। इसमें से पोलन ट्यूब निकली और यहाँ पर रुक गई, ये लास्ट तक माइक्रोपाइल तक नहीं पहुंची। लेकिन हम बात करते हैं, मान लो इससे पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब लास्ट तक पहुंच गई, कहाँ तक, बीजांड द्वार तक पहुंच गई। ये ऐसे करके हम इसको बना लेंगे, ठीक है। ये बीजांड द्वार तक इसकी पोलन ट्यूब पहुंच गई।
ये जो स्ट्रक्चर इसमें बनी, यहाँ पे दिखा देते हैं हम बना करके, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से बनी टाइन और एक्साइन प्रूव करके इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हमने क्या नाम दिया, पोलर ट्यूब। ये पोलर ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक खुद का न्यूक्लियस बन जाता है जिसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियस या पोलर ट्यूब न्यूक्लियस, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पोलर ट्यूब न्यूक्लियस। इतनी बात याद रखनी है। अब ये जो पोलर ट्यूब है इसके पास क्या था, इसके पास था मेन न्यूक्लियस, इसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस को क्या कह सकते हैं, मेन न्यूक्लियस कह सकते हैं। ये बात याद रखनी है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये मेन न्यूक्लियस इस पोलर ट्यूब से होते हुए, एक पोलर ट्यूब का न्यूक्लियस मान लो ये यहाँ है, पोलर ट्यूब का न्यूक्लियस ये रहा, और यहाँ से ये मेन न्यूक्लियस होते हुए कहाँ आएगा, पोलर ट्यूब से आते हुए, और रास्ते में 1 से 2 डिवीजन करके, क्या करके, डिवीजन करके 1 से 2 न्यूक्लियस बना लेगा, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेन न्यूक्लियस कह सकते हैं। इसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी मेन न्यूक्लियस। और जब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्राइमरी मेन न्यूक्लियस, और इसके बारे में यही पर होता है सेकेंडरी मेन न्यूक्लियस। कैसा, सेकेंडरी मेन न्यूक्लियस। सेकेंडरी मेन न्यूक्लियस ये कैसे होंगे, देखो यहाँ पर जब हमारे पास एक मेन न्यूक्लियस था तो यहाँ पर क्या होगा, एक डिवीजन होगा जिसको हम कहते हैं समसूत्री कैरियोकिनेसिस या केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन, विभाजन, समसूत्री केंद्रक का विभाजन। ये याद रखना, कैरियोकिनेसिस होगा, और कैरियोकिनेसिस कैसे होगा, समसूत्री होगा, दोनों मेन न्यूक्लियस के बाद बराबर बराबर गुणसूत्र पाए जाएंगे, और ये इसमें से क्या होगा, जो पहले वाला मेन न्यूक्लियस है, वो जो पहले वाला मेन न्यूक्लियस है वो किसको, ये जो यहाँ पर है एग सेल, जिसको हम अंड कोशिका कह देते हैं, ये जो यहाँ पर एग सेल है बेसिकली, इसके साथ में फ्यूज हो जाएगा कौन सा, पहले वाला मेन न्यूक्लियस, पहले वाला फर्स्ट मेन न्यूक्लियस, जिसको हम प्रथम नर केंद्रक कहते हैं। ये जो प्रथम नर केंद्रक है ये बेसिकली इसके साथ में फ्यूज हो जाएगा, और इस जब फीमेल न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस से मिलते हैं तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, उस घटना को हम क्या कहते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये तो हो गया, जब ये इन दोनों से मिलेगा तो इसको हम कह देंगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन, ठीक है। लेकिन अभी तो एक और बाकी है, कौन सा वाला, सेकेंड वाला, सॉरी इसमें मैंने पहले वाला बोल दिया, अभी तो हमारे पास एक और बाकी है, कौन सा, सेकेंडरी मेन न्यूक्लियस जो था हमारे पास, ये बाकी है। ये को क्या करेगा, ये ध्रुवीय कोशिका है, कौन सी, ध्रुवीय, जो हम पोलर सेल बोल देते हैं, ये जो ध्रुवीय कोशिका है, ये जो ध्रुवीय कोशिका है, ये ध्रुवीय कोशिका के साथ में सेकेंडरी मेन न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, सेकेंडरी मेन न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, किसके साथ में, फ्यूज बाय सेकेंडरी मेन न्यूक्लियस, इसके साथ में ये फ्यूज कर जाएगा। तो हम जब इसमें कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय कोशिका के साथ में सेकेंडरी मेन न्यूक्लियस फ्यूज का, तो हम इस घटना को हम क्या कहेंगे, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, क्या कहेंगे, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। एक बात आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, जाना भी होगा, कि जब हम ओव्यूल की बात करते हैं, बीजांड की बात करते हैं, तो वहां पर 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कोशिकाएं, यानी 7 सेल और 7 में प्लस कितने न्यूक्लियस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। कैसे,
इसको हम ऐसे याद रखेंगे। याद रखना है कोई भी ऐसी सेल नहीं होती जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, भले ही अनडेवलप्ड हो यानी कि अविकसित हो, लेकिन उसके पास न्यूक्लियस होता है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ किसी सेल के पास एक के बजाय दो न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं। जैसे ध्रुवीय कोशिका के पास एक सेल है, उसके पास दो कितने न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस या दो केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होता है। कैसे याद रखेंगे, 7 सेल SC, 7 सेल से याद रह जाएगा SC और बाद में 8 न्यूक्लियस, सीधी बात है, ठीक है। ऐसे से हम याद रख सकते हैं। ये पॉजिटिव विजान द्वारा सोपली यहाँ पर जाएगी। ये चला गया, इन पर 3 सेल्स पाई जाती है जो बाद में डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हाँ एक और बात, जिसे कह रहे थे निषेचन, द्विनिषेचन। ये कौन सा हो गया, निषेचन, और ये हो गया द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम कह देंगे। तो ये जो दोहरा निषेचन हुआ, बेसिकली आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया कि ध्रुवीय कोशिका के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। जब ध्रुवीय कोशिका के पास ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस आके इससे फ्यूज कर गया, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस आके से फ्यूज कर गया, इसके साथ में संलयन हो गया, तो हम कह देंगे इसके पास में एक न्यूक्लियस और आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3। इसी वजह से इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन, या इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन में ही त्रिसंलयन होता है, किसके साथ में, ध्रुवीय कोशिका के साथ में। याद रखना है, जब ध्रुवीय कोशिका का निषेचन होता है तो वो बनाती है क्या, भ्रूणपोष। वो क्या बनाती है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है वो भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।